विनाश काले विपरीत बुद्धि, अर्थात जब व्यक्ति का बुरा समय आता है तब उसकी बुद्धि ही उसके विरुद्ध हो जाती है। व्यक्ति जाने अनजाने कुछ ना कुछ ऐसा कह और कर जाता है जो कि उसके संपूर्ण यश और ख्याति का नाश कर देता है। जाने अनजाने उससे कोई ऐसा कृत्य हो जाता है जिसके कारण कि उसकी संपूर्ण संपत्ति नष्ट हो जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ आचार्य प्रदीप मिश्रा के साथ। अब से कुछ दिन पहले आचार्य प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी जी को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की। उस टिप्पणी के बाद संपूर्ण संत समाज और पूरा भारत उनके विरुद्ध हो गया। उन्होंने वर्षों तक भागवत कथा के माध्यम से जो ख्याति अर्जित की थी वो अचानक ही धूमिल हो गई। उन्हें अपने इस कृत्य के लिए माफ़ी मांगनी पड़ी। हमारे एक व्यूअर ने कमेंट में पूछा था कि प्रदीप मिश्रा जी की जन्म कुंडली में ऐसा कौन सा योग रहा होगा जिसके कारण कि उन्होंने ऐसा कार्य किया। आजीवन उन्होंने भागवत कथा की और अब उन्होंने राधा रानी के विरुद्ध ही एक आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। किसी योग के कारण उनकी बुद्धि उनके विरुद्ध हो गई। किस गोचरीय स्थिति के कारण वर्तमान में उनको इतना बड़ा डाउनफॉल देखना पड़ा। साथ ही साथ पूछा गया कि अंश जी, आप राधा रानी के विषय में क्या समझते हैं, क्या महसूस करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आचार्य प्रदीप मिश्रा की ही जन्म कुंडली का विश्लेषण करने वाले विश्लेषण करेंगे कि उनकी जन्म कुंडली में ऐसे कौन से राजयोग हैं जिन्होंने कि उनको देश का सबसे बड़ा कथावाचक बनाया। बात करेंगे उन दुर्योगों की जिनके कारण कि उनकी बुद्धि ही उनके विपरीत हो गई और बात करेंगे वर्तमान में चल रहे उस गोचर की, उस ग्रह स्थिति की जिसके कारण कि उनको इतना बड़ा डाउनफॉल देखना पड़ा। आचार्य प्रदीप मिश्रा का जन्म 16 जून 1977 को हुआ। हमारे पास उनके जन्म का सही समय उपलब्ध नहीं है, किंतु भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष के नियम अनुसार हम 16 जून 1977 की ग्रह स्थिति को जब जीव लगन के आधार पर विश्लेषित करेंगे तब हम प्रदीप मिश्रा के बारे में सब कुछ जान और प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर 16 जून 1977 को उनका जन्म हुआ है तब आप देखेंगे जीव लगन के आधार पर उनके लग्न में गुरु, बुध और चंद्र का योग है। यह योग दिखाता है कि यह व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि नाड़ी ज्योतिष में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब भी किसी जातक के बुध के ऊपर गुरु का प्रभाव आता है तो ऐसा व्यक्ति बौद्धिक क्षमता में कभी भी किसी से कम नहीं होता। ऐसे व्यक्ति की वाक्पटुता बहुत ही अधिक होती है। भागवत कथा करने के लिए किसी भी व्यक्ति की वाक्पटुता अच्छी होनी चाहिए, उसकी बौद्धिक क्षमता अच्छी होनी चाहिए। अब एक सामान्य कथावाचक और आचार्य प्रदीप मिश्रा जैसे कथावाचक में इतना बड़ा अंतर तो आप देख ही सकते हैं कि प्रदीप मिश्रा बहुत ही अच्छे वक्ता हैं और बहुत ही हाजिर जवाबी हैं। अगर कोई व्यक्ति लॉजिकली बात नहीं कर सकता, बहुत ही हाजिर जवाबी नहीं है, तो पब्लिक उससे इम्प्रेस हो ही नहीं सकती। अब आप यहाँ देखेंगे कि गुरु और बुध का यह योग इनकी बुद्धि को गुरु के समान बना रहा है। इसको गुरु बुद्धि योग कहा गया है। बुध बुद्धि है और गुरु देव गुरु बृहस्पति के कारक हैं, अर्थात बुद्धि पर गुरु का प्रभाव आ गया। यहाँ पर गुरु बुद्धि योग बना। इस गुरु बुद्धि योग के कारण इनकी बुद्धि गुरुओं के समान बोलती है। अब साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पर चंद्र भी इस योग में सम्मिलित है। चंद्र को ज्योतिष शास्त्र में मन का कारक माना गया है। ऐसे में आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर जो जीव लगन में वृषभ राशि में 3 ग्रह योग बना रहे हैं, उनकी कितनी सुंदरता इनके जीवन के ऊपर आ रही है। यहाँ पर चंद्र अर्थात मन, बुध अर्थात बुद्धि और गुरु अर्थात बृहस्पति ग्रह की ब्लेसिंग्स इनको प्राप्त हो रही है। यहाँ पर मन गुरु बुद्धि योग बन रहा है, अर्थात आपके मन पर भी आपकी बुद्धि पर भी ईश्वर की ब्लेसिंग है, गुरुओं का आशीर्वाद है। आपकी बुद्धि भी गुरुओं के समान बोल सकती है, आपका मन भी गुरुओं के समान सोच और समझ सकता है। इस योग ने इनको एक अच्छा वक्ता बनाया। इसके साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पर चंद्र अपनी उच्च राशि में बैठे हैं। चंद्र का अपनी उच्च राशि में होना यह दिखाता है कि इनकी मानसिक कल्पनाएं, मानसिक विचार बहुत ही उच्च स्थिति में है और बुध व गुरु के प्रभाव से बिल्कुल बैलेंस्ड हैं। मन और बुद्धि एकदम हाई क्वालिटी की यहाँ पर है। अब प्रश्न आता है कि जब इनकी मन और बुद्धि दोनों पर गुरु का प्रभाव है, उच्च
प्रभाव है, तब ऐसे में क्यों इन्होंने ऐसा वक्तव्य दे दिया, क्यों इनकी बुद्धि ही इसके विपरीत हो गई? तो इसके लिए दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। पहला, जन्म कुंडली में बनने वाला योग, और दूसरा गोचर। क्योंकि जन्म कुंडली में अगर डिफेम होने का योग बन रहा है, तब व्यक्ति भविष्य में कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा करेगा। जब भी गोचर सपोर्ट करेगा, कोई भी दुर्योग या शुभ योग तभी काम करता है जब गोचर उसको सपोर्ट करे। इनकी जन्म कुंडली में मति भ्रम का एक योग बन रहा है। कौन सा योग, वो हम डिस्कस करेंगे। उस योग पर जब वर्तमान गोचर ने प्रभाव दिया, उस योग को एक्टिव किया, तब यहाँ पर इनको मति भ्रम हुआ, या कह लीजिएगा कि इनकी बुद्धि इनके विपरीत हुई और इन्होंने ऐसा गलत कार्य किया। सबसे पहले हम इस कुंडली में देखते हैं कि वो कौन सा योग है जो कि इनको कथावाचक बनाता है। हमने जाना कि यहाँ पर अच्छा वक्ता होने का क्या योग है। अब एक व्यक्ति अच्छा वक्ता है तो ज़रूरी नहीं कि वो कथावाचक हो। एक अच्छा वक्ता मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता है। बुध के ऊपर जब बहुत ही एक्टिव प्रभाव होते हैं तब व्यक्ति एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है, एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइज़र बन सकता है, किंतु ये कथावाचक बने। इसके लिए ज्योतिष शास्त्र में, नाड़ी ज्योतिष में शनि ग्रह को और जीव लगन से दसम भाव के स्वामी को प्रमुखता दी गई है, जो कि ये डिसाइड करते हैं कि व्यक्ति का प्रोफेशन क्या होगा। अब ऐसे में शनि यहाँ पर कर्क राशि में बैठे हैं और जीव लगन से दसम भाव के स्वामी हैं, अर्थात कर्म के स्वामी हैं। दसम भाव को कर्म का कार्य भाव माना गया है। अब कर्म भाव के स्वामी के ऊपर, शनि के ऊपर जिस तरह के प्रभाव होंगे, व्यक्ति का प्रोफेशन उस तरह का होगा। अब देखेंगे आप यहाँ पर शनि के ऊपर चंद्र का प्रभाव है, क्योंकि शनि चंद्र की राशि कर्क राशि में बैठा है। जब भी शनि के ऊपर चंद्र का प्रभाव आता है तो ऐसे में सबसे पहला इंडिकेशन ये आता है कि व्यक्ति का जो भी कर्म होगा उसमें मानसिक विचारों की, कल्पनाओं की सबसे बड़ी प्रमुखता होगी। अब शनि के जो डिपोजिटर है चंद्र, उन पर आने वाले प्रभाव शनि के कर्म को कंट्रोल करेंगे। अब आप यहाँ देखेंगे शनि के जो डिपोजिटर चंद्र हैं वो अपनी उच्च राशि में हैं, गुरु और बुध के प्रभाव में है, गुरु बुद्धि के प्रभाव में, अर्थात कर्म के ऊपर गुरु बुद्धि का प्रभाव है, जो कि दिखाता है कि यह व्यक्ति एक मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है या अपने कर्म में किसी तरह की गुरु बुद्धि का यूज़ करेगा, जहाँ पर कि वो लोगों को मार्गदर्शन प्रदान कर सके। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर शनि के ही त्रिकोण में केतु बैठे हैं। नाड़ी ज्योतिष कहती है कि एक दूसरे के त्रिकोण में बैठे हुए ग्रह युति की तरह माने जाते हैं, एक दूसरे पर दृष्टि रखते हैं। तो यहाँ पर शनि और केतु का यह दिखाता है कि इस व्यक्ति का जो कर्म होगा वो कहीं ना कहीं वैराग्य से जुड़ा होगा, मोक्ष से जुड़ा होगा, अध्यात्म से जुड़ा होगा, क्योंकि केतु को आध्यात्म का, वैराग्य का, मोक्ष का कारक माना गया है। यहाँ पर केतु मीन राशि में बैठे हैं, केतु मीन राशि में बैठे हैं, जिसको कि वैराग्य की, मोक्ष की राशि माना गया है। तो केतु जब वो मीन राशि से शनि पर प्रभाव देते हैं तो वैराग्य कर्म को इंडिकेट करते हैं, या फिर एक ऐसा कर्म जो कि आध्यात्म से जुड़ा हुआ है। अब केतु के भी जो डिपॉजिटर हैं वो गुरु हैं, उन पर भी बुध का प्रभाव है, चंद्र का प्रभाव है। तो ऐसे में अगर हम कुल मिलाकर योग देखेंगे तो यहाँ पर शनि, केतु, गुरु, चंद्र और बुध का योग बन गया, अर्थात कर्म पर गुरु बुद्धि, वक्ता, आध्यात्म और मोक्ष का प्रभाव आ गया, जिस वजह से यह व्यक्ति कथावाचक बना। हमने अपनी पिछली वीडियोस में धीरेन्द्र शास्त्री की जन्म कुंडली का विश्लेषण किया था। धीरेन्द्र शास्त्री जी की जन्म कुंडली में भी इसी तरह के योग थे। उनकी जन्म कुंडली में भी शनि के ऊपर केतु का प्रभाव था और हमने देखा कि उनके कर्म को आध्यात्म के मार्ग से जोड़ दिया। जया किशोरी की जन्म कुंडली में भी शनि के ऊपर केतु का प्रभाव था, उनको भी कथावाचन से जोड़ दिया। इसके अलावा हमने अन्य कई लोगों की जन्म कुंडली का विश्लेषण किया जो लोग सामाजिक कार्यों में इन्वॉल्व हैं। हमने लाल कृष्ण आडवाणी जी की जन्म कुंडली का विश्लेषण किया था। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने अपना पूरा जीवन राम भक्ति और देश सेवा को दे दिया। अर्थात शनि केतु का यह योग जब भी किसी जातक की जन्म कुंडली में बनता है तो उसको कहीं ना कहीं आध्यात्मिक मार्ग की ओर अग्रसर करता है, देश सेवा की मार्ग की ओर अग्रसर करता है, जन सेवा के मार्ग की ओर अग्रसर करता है। अब वह मार्ग किस तरह का होगा यह डिपेंड करता है जन्म कुंडली के अन्य योग। जैसे कि लाल कृष्ण आडवाणी जी की जन्म कुंडली में शनि केतु के योग पर जिस तरह के प्रभाव आ रहे थे वह पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस दिखा रहे थे, तो उन्होंने राजनीति के माध्यम से अपने जीवन को देश सेवा और राम भक्ति में समर्पित किया। इन्होंने, प्रदीप मिश्रा जी ने
आध्यात्म के कथावाचन के गुरु बुद्धि योग के माध्यम से अपने जीवन को आध्यात्म और जन सेवा के मार्ग पर समर्पित किया। अब इनके कर्म में अगर हम देखेंगे तो ईमानदारी की कुछ कमी महसूस होती है, क्योंकि आप देखेंगे शनि के ऊपर जब हम नाड़ी ज्योतिष में ग्रहों का प्रोग्रेशन लेते हैं तो शनि के ऊपर सीधा सीधा प्रभाव राहु का आता है। अगर आप शनि का प्रोग्रेशन देखेंगे तो शनि के द्वितीय भाव में कोई ग्रह नहीं है, शनि के तृतीय भाव में है राहु, और राहु के बाद सीधा केतु है। अगर आप देखेंगे शनि और केतु के बीच में केवल राहु का प्रभाव है, अर्थात शनि जो सर्व प्रमुख प्रभाव लेगा वो राहु का है और फिर केतु का है। अब राहु को पाप शक्तियों का कारक माना गया है, राहु को दुर्बुद्धि का कारक माना गया है, बुराइयों का कारक माना गया, अर्थात कर्म में कहीं ना कहीं बुराई आएगी, लालच आएगा। अर्थात यह व्यक्ति जो भी काम करेगा वो पूरी ईमानदारी से नहीं करेगा। वह जन सेवा भी अगर कर रहा है, आध्यात्म के मार्ग में है, तो वहां पर अपना स्वार्थ सबसे पहले होगा। अब राहु क्योंकि यहाँ पर बुध की राशि में है जो कि व्यापार की राशि में है, अर्थात आध्यात्म को भी ये कहीं ना कहीं व्यापार से जोड़ेंगे। और ये बहुत बड़ी वजह है कि ये लोग कथावाचन के नाम पर बहुत मोटा पैसा भी लेते हैं। कथावाचन में ये लोग समाज को वैराग्य की शिक्षा देते हैं और खुद धन का बहुत बड़ा मोह रखते हैं, संपत्ति का बहुत बड़ा मोह रखते हैं। अभी कल परसों की घटना है कि एक बाबा के सत्संग में 130 लोगों की मृत्यु हो गई। उस बाबा का जब टीवी पर पर्दाफाश दिखा रहे थे कि कितना बड़ा उसने अपना एक आलीशान महल बना रखा है। तो ये होता ही तब है जब कर्म के ऊपर किसी प्रकार से राहु का प्रभाव आए। शनि राहु के इस योग को इसलिए कहा गया है कि ऐसे में व्यक्ति की कर्म की इच्छा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। व्यक्ति ईमानदारी के साथ कभी काम ही नहीं कर पाता। उसकी एक इच्छा होती है कि किसी भी तरह से अधिक फेमस हो जाए, अधिक से अधिक कमाया जाए, अर्थात लोभ व्यक्ति के कर्म में जुड़ जाता है, भले ही वह दूसरों को लोभ से दूर रहने का मार्ग दिखा रहा हो। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर जब हमने बात की थी लग्न में बनने वाले योगों के बारे में, तब हमने बात की थी कि यहाँ पर गुरु बुध और चंद्र का योग है। अगर हम नाड़ी ज्योतिष के नियम अनुसार देखें तो जैसे कि मैंने अभी आपसे ऊपर कहा कि जब भी एक दूसरे के त्रिकोण में ग्रह बैठते हैं तो वे दिखाते हैं कि एक दूसरे के त्रिकोण में बैठे हुए ग्रह युति संबंध बनाते हैं। तब ऐसे में यहाँ पर गुरु चंद्र और बुध के भी त्रिकोण में, गुरु बुध और चंद्र के त्रिकोण में भी राहु हैं, अर्थात बुद्धि को भी कहीं ना कहीं कुपित कर दिया। यह योग दिखा रहा है कि किसी न किसी वजह से इनकी बुद्धि भी कुपित होगी और कर्म में भी लाभ आएगा। क्योंकि आप देखेंगे जब भी किसी जातक की जन्म कुंडली में चंद्र के ऊपर अथवा बुध के ऊपर राहु का प्रभाव हो तो ऐसा व्यक्ति इल्यूजन में रहता है। ऐसे व्यक्ति की लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा मौका जरूर आता है जबकि वह व्यक्ति कोई ऐसा कार्य कर दे जिस वजह से उसको बहुत बड़ी मानहानि अपने जीवन में उठानी पड़े। इस योग के कारण ही, चंद्र बुध के योग पर राहु के प्रभाव के कारण ही इनको इतना बड़ा डिफेम का सामना करना पड़ा कि इनके जीवन की सारी ख्याति एक पल में नष्ट हो गई। इस योग के अलावा अगर आप देखेंगे इस जन्म कुंडली में मेष राशि में शुक्र और मंगल का योग भी है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मंगल 13 डिग्री का है और शुक्र 15 डिग्री का है, अर्थात दोनों ही सिंह नवांश में युति कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र का एक नियम है कि जब भी मंगल शुक्र युति में हो और एक ही नवांश में पहुंच जाए तो ऐसे में व्यक्ति की काम इच्छा को बहुत बढ़ा देते हैं। अब काम इच्छा से तात्पर्य केवल ये नहीं कि सेक्सुअल एनर्जी, काम इच्छा से तात्पर्य है कि ऐसे व्यक्ति की इच्छाओं को बहुत ज़्यादा विस्तार कर देते हैं। व्यक्ति के अंदर काम इच्छा भी अधिक होगी, पैसा कमाने की इच्छा भी बहुत अधिक होगी, व्यक्ति के अंदर खुद को सुंदर दिखाने की इच्छा भी बहुत होगी। ऐसा व्यक्ति ये चाहेगा कि लोग केवल उसको देखें, केवल उसको सुने। इसके साथ साथ गुरु के ऊपर जिस तरह के प्रभाव हैं, चंद्र बुध के, राहु के और शनि का डिपॉजिटर भी जिस प्रकार से गुरु के प्रभाव में है, उस तरह से यह भी इंडिकेट करता है कि यहाँ पर इनके बहुत ज़्यादा फीमेल भक्तों के प्रति आकर्षण हो सकते हैं, जैसे कि पहले कई बाबाओं के साथ देखा गया। अगर यह डेट ऑफ बर्थ सही है तो उस तरह के
योग अक्सर उस तरह के प्रभाव अक्सर लोगों की ज़िंदगी में देखे जाते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि जिन लोगों की जन्म कुंडली में गुरु के ऊपर अत्यधिक फीमेल प्लैनेट्स का प्रभाव हो, मंगल के ऊपर शुक्र का प्रभाव हो, तो ऐसे में उन लोगों के मल्टीपल रिलेशंस या मल्टीपल मैरिजेस होने के चांसेस होते हैं। हालांकि ये अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर इनके साथ ऐसा नहीं है। संभव है इन्होंने अपने भजन से, अपने कीर्तन से उस एनर्जी को डाइवर्ट कर दिया, जिस वजह से हमें उस तरह की कोई भी घटना कभी सुनने के लिए नहीं मिली। किंतु जन्म कुंडली में उस तरह के योग हैं, उस ग्रह स्थिति में उस तरह के योग बनते हैं। अब बात करते हैं वर्तमान की उस गोचरीय स्थिति की जिसने इस डिफेम के योग को एक्टिव किया। तो वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो गोचर में राहु कन्या राशि से गोचर कर रहे हैं, अर्थात यहाँ पर जन्मकालीन राहु एक्टिव हो रहा है, क्योंकि राहु उसी राशि में है जिस राशि में जन्म के समय है। अब ऐसे में जब राहु इनकी कन्या राशि में बैठे हैं तो इनके जन्मकालीन गुरु, बुध और चंद्र को अपने क्लश में रह रहे हैं। एक तो जन्मकालीन राहु, गुरु, बुध, चंद्र का योग है, अब यहाँ पर गोचर का भी राहु आ गया। तो ऐसे में यहाँ पर मति भ्रम का, बुद्धि भ्रम का, डिफेम का कंप्लीट योग बन जाता है, जिसके कारण कि इन्होंने एक ऐसा वक्तव्य दे दिया जिसने पूरे देश में इनकी नाक कटवा दी, इनकी जीवन भर की अर्जित सारी ख्याति नष्ट कर दी। हालांकि हमारे देश में लोग बहुत जल्दी घटनाओं को भूल जाते हैं, तो संभव है 2-4 महीने में लोग इस बात को भूल जाएंगे और इनका जो भी कथा का कारोबार चल रहा है वो पहले से भी ज़्यादा फलने फूलने लगे। ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं। वैसे भी जन्म कुंडली में कुछ योग इतने स्ट्रांग हैं जो कि दिखाते हैं कि इनके पास कभी भी पैसे की कोई कमी नहीं होने वाली है, कभी भी नेम फेम की कमी नहीं होने वाली है। अब दूसरे प्रश्न के ऊपर आते हैं, जिसमें कि मुझसे पूछा गया था कि मैं राधा रानी के बारे में क्या सोचता हूँ, क्या उनका अस्तित्व है क्या नहीं। देखिए, मेरा मानना सीधा सा है कि हम यह डिसाइड करने के लिए बहुत ही साधारण लोग हैं कि राधा रानी का अस्तित्व है या नहीं है। मेरा मानना तो केवल इतना सा है कि उनका अस्तित्व है या नहीं है। किंतु अगर हम किसी भी नाम को ईश्वर का नाम मानकर जप रहे हैं, किसी भी स्त्री पुरुष में भी ईश्वर की आस्था रख रहे हैं, किसी मूर्ति में अगर हम ईश्वर की आस्था रख रहे हैं, ईश्वर की मूर्त देख रहे हैं, तो वह अपने आप में ईश्वर समान हो जाती है। तब ऐसे में यह प्रश्न ही नहीं उठता कि राधा रानी है या नहीं है, थी या नहीं थी। अगर हमने राधा नाम को उस ईश्वर से जोड़ दिया तो वह अपने आप में ईश्वर का नाम हो गया और वही नाम हमें ईश्वर से जोड़ देगा, वही नाम हमें ईश्वर की प्राप्ति कराने में सक्षम होगा। तो राधा है या नहीं है, यह अपने आप में चर्चा करना भी केवल और केवल समय की बर्बादी है। अगर आपको ईश्वर प्राप्ति करनी है तो किसी एक नाम को उठा लीजिएगा, राधा को उठा लीजिएगा। मैं तो कहता हूँ आप अपने नाम को जपना शुरू कर दीजिएगा। अपने नाम में ईश्वर का अंश ढूंढकर, ईश्वर की प्रेरणा ढूंढकर अगर आप अपने नाम को भी जपते हैं तब आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हम जिन मूर्तियों की पूजा करते हैं उनमें मानो तो ईश्वर है, ना मानो तो एक पत्थर है। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। हमारे देश में हजारों वर्षों से यह कहावत चलती आ रही है। तो ईश्वर की पूजा केवल हमारे मन की अवधारणा है। हम जिस पत्थर के साथ में, जिस पानी के साथ में, जिस नाम के साथ में, जिस स्त्री पुरुष के साथ में ईश्वर का भाव करके जुड़ जाएंगे, वही पत्थर, वही पानी, वही स्त्री पुरुष हमारे लिए ईश्वर प्राप्ति के मार्ग खोल देगा। तो अगर आप राधा रानी में विश्वास रखते हैं तो यह मन में विचार करके अपना समय व्यर्थ ना करें कि राधा थी या नहीं थी। आप केवल राधा नाम का विचार करते रहिए। यह मैं अपने जीवन में यही फॉलो करता हूँ कि जिसको भी मानो ईश्वर का स्वरूप मानकर मानो तो आपको एक कंकड़ भी शंकर के रूप में दिखाई देगा। तो होपफुली आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ रहेगा इष्ट सूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।